इंसान को एक ही जीवन में कई तरह की ज़िंदगी जीना पड़ता है, पर उसकी असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है शादी के बाद। अगर शादी के बाद इंसान अपने जीवन में बदलाव नहीं करता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है एतमाद-उद-दौला, और इसी एतमाद-उद-दौला थाने के अंतर्गत का रहने वाला विनोद प्रजापति। विनोद जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। विनोद की पत्नी का नाम है अनीता। विनोद के 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। विनोद जो एक प्राइवेट कंपनी में थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 27 दिसंबर के शाम के वक्त। दरअसल विनोद के नंबर पे एक फ़ोन आता है और बात करने के बाद विनोद अपने घर से निकल जाता है। पर देर शाम तक भी विनोद जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है, अब विनोद के पिता गुलजारी लाल अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करते हैं, लेकिन विनोद का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से गुलजारी लाल विनोद की पत्नी अनीता के नंबर पे फ़ोन करते हैं। दरअसल अनीता 4 दिन पहले ही अपने मायके गई हुई थी। अनीता जो मूल रूप से फिरोज़ाबाद ज़िला के अंतर्गत मोहम्मदाबाद गाँव की रहने वाली है। गुलजारी लाल जब अपनी बहू अनीता के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो अनीता का भी नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए गुलजारी लाल अनीता के चाचा महेश के नंबर पर फ़ोन करते हैं और अनीता के बारे में पूछते हैं। तो महेश गुलजारी लाल को जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल अनीता तो 2 दिन पहले ही अपने ससुराल जा चुकी है। महेश जब इस तरह की जवाब देते हैं, ये सुन करके गुलजारी लाल भी एकदम से चौंक जाता है कि जब अनीता 2 दिन पहले ही अपने ससुराल के लिए निकल चुकी है तो आखिरकार वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची है। दरअसल गुलजारी लाल अब अपने बेटे और बहू दोनों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। अपने रिश्तेदारों में तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, जब दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार अगले दिन 28 दिसंबर को सुबह सुबह नज़दीकी थाने में जाते हैं और अपने बेटे और बहू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से विनोद और अनीता दोनों का फ़ोटो ले लेती है और दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, जब इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस इन दोनों का फ़ोटो आसपास के तमाम ज़िलों के थानों में सर्कुलेट कर देती है और साथ ही साथ कहती है कि अगर कहीं भी दिखाई दे तो एतमाद-उद-दौला थाने में खबर ज़रूर की जाए। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 31 दिसंबर को इधर फिरोज़ाबाद ज़िला के नारखी थाना अंतर्गत बेदीपुरा गांव के स्कूल के बगल एक व्यक्ति का कटा हुआ सर पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब उस सर को बरामद करती है, वहां पे मौजूद आसपास लोगों से भी पूछताछ करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस सर का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस इस बात की जानकारी एतमाद-उद-दौला थाने में देती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस विनोद के पिता गुलजारी लाल को लेकर के नारखी थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब उस सर को गुलजारी लाल को दिखाती है तो गुलजारी लाल उस सर को देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा विनोद है। दरअसल विनोद की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस बारे में गुलजारी लाल से पूछताछ करती है। तो गुलजारी लाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही बहू अनीता ने किया है, और हत्या करने के बाद वो फरार हो गई है। गुलजारी लाल जब अपनी ही बहू का नाम पुलिस के सामने रखता है, पुलिस फिर से गुलजारी लाल से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हें अपनी बहू के ऊपर ही क्यों शक है। इस पर गुलजारी लाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी बहू पिछले कई महीनों से विनोद से झगड़े तकरार कर रही थी, और जब भी झगड़े तकरार करती थी, गुस्से में आकर दोनों बच्चों को छोड़कर मायके चली जाती थी। गुलजारी लाल जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब अनीता को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, अनीता का जब कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, 4 जनवरी को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस को अनीता का लोकेशन बता देता है। पुलिस तुरंत ही उस लोकेशन पर जाती है और वहां से अनीता को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस अनीता को लेकर थाने में पहुंचती है और उससे विनोद की हत्या के बारे में पूछती है, ये सुनकर अनीता भी रोने लगती है
दरअसल अनीता पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मेरे पति की हत्या हो गई है। पर पुलिस जब अनीता से पूछताछ करती है कि तुम इतने दिनों से थी कहाँ पे, इस पर अनीता पुलिस को कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए पुलिस अब अनीता से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अनीता मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन अनीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद उसके चाचा महेश को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले, जब विनोद अनीता से शादी कर अपने घर लेकर के आता है। दरअसल शादी से पहले ही अनीता का अपने ही गांव के रहने वाला किशन लाल के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशन लाल और अनीता दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अनीता के चाचा महेश इस शादी के खिलाफ हो जाता है क्योंकि किशन लाल उनके जाति बिरादरी का नहीं था। दरअसल अनीता के माता पिता जब वो काफ़ी छोटी थी तभी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, इसीलिए अनीता की परवरिश उसके चाचा महेश ही करते हैं। महेश को जब मालूम चलता है कि अनीता का प्रेम प्रसंग उन्हीं के गांव का रहने वाला किशन लाल के साथ में चल रहा है, इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ ही नहीं होते हैं बल्कि अब अनीता की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार महेश की यह तलाश पूरी होती है और आगरा के रहने वाला विनोद मिल जाता है। विनोद के पिता का नाम है गुलजारी लाल और माँ का नाम है सुमवती। गुलजारी लाल के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे की शादी कर चुके थे और दूसरे बेटे का नाम है विनोद। इधर महेश जब विनोद को देखता है, देखने के बाद अनीता के लिए पसंद कर लेता है और ठीक करीब 5 साल पहले दोनों की शादी हो जाती है। महेश ये सोच कर के अनीता की शादी विनोद से कर देते हैं कि एक बार अनीता ससुराल चली जाएगी, किशन लाल को भूल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। अनीता जब शादी कर अपने ससुराल जाती है उसके बाद भी किशन लाल से बातचीत करना बंद नहीं करती है। हालांकि किशन लाल का जब अनीता के साथ में प्रेम प्रसंग चलता है, इस बात की जानकारी किशन लाल के भी परिवार वालों को मालूम चल जाता है। इसीलिए जब अनीता की शादी हो जाती है उसके बाद से किशन लाल के परिवार वाले भी उसकी भी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बावजूद भी किशन लाल और अनीता एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। इसीलिए अनीता जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है, विनोद को पसंद भी नहीं करती है और आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार करने लगती है। इसी खींचातानी में लगभग 4 साल का समय गुजरता है और इन 4 सालों में अनीता 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन बच्चे हो जाने के बावजूद भी अनीता किशन लाल से बातचीत करना बंद नहीं करती है। हालांकि इस बात की जानकारी अनीता के ससुराल वालों को मालूम नहीं चलता है। एक दिन अनीता अपने ससुराल वालों को बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और देर शाम तक जब घर पे नहीं आती है, अब अनीता के ससुराल वाले उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता का ससुर जब उसे ढूंढते हुए मार्केट में जाते हैं तो वहीं पे अनीता को एक लड़के से बातचीत करते हुए देख लेते हैं। वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अनीता जब घर पे पहुँचती है, ससुराल का तमाम व्यक्ति अनीता से इस बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन अनीता अपने ससुराल वालों से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल वो मेरा दूर का रिश्तेदार में लगने वाला भाई है, उसी से बातचीत कर रही थी। लेकिन अनीता के ससुराल वाले उसके बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसके बाद से अनीता के घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अब अनीता चाह करके भी किशन लाल से मुलाकात नहीं कर पाती है। हालांकि अनीता जब किशन लाल से मुलाकात नहीं कर पाती है, वो एकदम से बेचैन हो उठती है। इसीलिए अनीता जब एक दिन किशन लाल से बातचीत करती है, रोते हुए उसे कहती है कि जितना जल्द हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। किशन लाल कहता है कि अब तुम्हारे सामने मात्र एक ही रास्ता है, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारा पति विनोद ही है ना। अगर तुम चाहो तो विनोद को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं, उसके बाद से हम कहीं दूर चल करके अपना नई ज़िंदगी शुरुआत कर लेंगे। किशन लाल जब इस तरह की सुझाव देता है, अनीता भी किशन लाल के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि किशन लाल की बातों में आ जाती है और फिर अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। दोनों मिलकर के विनोद को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपने काम को अंजाम कैसे दे। तभी एक दिन अनीता जब फिर से किशन लाल से बात करती है, उसे समझाते हुए कहती है कि दरअसल मेरा पति एक नई नौकरी की तलाश कर रहा है, अगर तुम चाहो तो मेरे पति से बात करके नौकरी के बहाने उसे मिलने के लिए बुला सकते हो। जब इस तरह की सुझाव देती है, किशन लाल को भी ये सुझाव पसंद आ जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 4 दिन पहले ही अनीता अपने दोनों बच्चों को ससुराल में छोड़कर मायके चली जाती है। 27 दिसंबर को शाम के वक्त किशन लाल अपने चचेरा भाई सुनील से विनोद के नंबर पर फ़ोन करवाता है।
सुनील जो ड्राइवरी का काम करता है। दरअसल सुनील किशन लाल का चचेरा भाई ही नहीं है, बल्कि उसका बचपन का लंगोटिया यार है। दरअसल किशन लाल अपने इस षड्यंत्र में सुनील को भी शामिल कर चुका था। शाम के वक्त सुनील जब विनोद के नंबर पर फ़ोन करता है, नौकरी देने की लालच से उसे रामबाग चौराहे पर बुलाता है। हालांकि नौकरी के सिलसिले में सुनील जब विनोद के नंबर पर फ़ोन करता है, विनोद भी अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं बताता है और बात करते हुए घर से निकल जाता है और रामबाग के चौराहे पे पहुंच जाता है, जहां पे विनोद की मुलाकात सुनील और किशन लाल से होती है। सुनील विनोद से कहता है कि दरअसल जिस मालिक से मुझे नौकरी के लिए बातचीत करनी है, उसने मुझे 8 बजे बुलाया है और अभी 6 बज रहा है। अगर तुम चाहो तो बगल के होटल में बैठ करके हम कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। विनोद भी सुनील की बातों में आ जाता है। उसके बाद से तीनों बगल के एक होटल में जाते हैं और वहीं पे बैठकर कुछ खाना भी खाते हैं। पर जब कुछ खाते हैं, इसी दरमियान सुनील चुपके से विनोद के खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देता है, जिसे खाने के थोड़ी देर के बाद विनोद नशे में झूलने लगता है। जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद वहाँ पे विनोद की पत्नी अनीता भी पहुँच जाती है। उसके बाद से ये तीनों मिल करके विनोद को सुनील के ऑटो में ही बिठा करके वहाँ से एक सुनसान जगह पे जाते हैं। जैसे ही सुनसान जगह पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद से किशन लाल और अनीता दोनों ही मिल करके विनोद की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। विनोद की मौत तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद से अब तीनों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार विनोद की डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाए। इसीलिए विनोद की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो अपने साथ में एक तेजधार हथियार को लेकर के आए थे, दरअसल उसी हथियार से विनोद की डेड बॉडी को 30 अलग हिस्सों में कर देते हैं। उसके बाद से डेड बॉडी के तमाम टुकड़ों को एक पॉलीथीन में पैक करके जब वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं, उन टुकड़ों को रास्ते में फेंकते चले आते हैं। साथ ही साथ विनोद के सर को लेकर के एक जंगल में ले जाकर के फेंक देते हैं। सर को लेकर जंगल में फेंक तो देते हैं, लेकिन शायद कोई कुत्ता रात के वक्त जंगल में जाता है और उस सर को घसीटते हुए बैदेपुर गांव के बगल के स्कूल में ला करके रख देता है, जो सर पुलिस को बरामद हो जाती है। इधर सुनील तो अपने घर चला जाता है, लेकिन किशन लाल और अनीता टुंडला में जाते हैं और वहीं पे एक किराए का कमरा लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन शायद वहीं पे कोई खबरी अनीता को देख लेता है और 31 दिसंबर को इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में अनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस अनीता के ही तहरीर पर उसके प्रेमी किशन लाल और उसके चचेरे भाई सुनील, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है अमित पाटिल। अमित पाटिल जो बीदर कर्नाटक के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद एकराम। मोहम्मद एकराम जो बोकारो झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं नागेश्वर राव। नागेश्वर राव जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अब्बू आजम। अब्बू आजम जो कतर में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।